छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्छा को कागजों में मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मामला सामने आने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक छात्रवृत्ति आवेदन में 556 छात्रों की जानकारी संदिग्ध पाई गई है। इसमें सरस्वती शिशु मंदिर किच्छा के नाम पर 154 मुस्लिम छात्र दर्ज किए गए हैं, जबकि ये स्कूल अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त नहीं है और स्कूल संचालक का नाम मोहम्मद शारिक बताया जा रहा है। घोटाला सामने आने के बाद में सीएम धामी ने पराग, मधुकर, ठकाती को पूरे राज्य भर में जांच का जिम्मा सौंपा है और जांच के दायरे में काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर के भी स्कूल आए हैं और इनकी जांच की जा रही है। कांवड़ियों के बीच में हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और कांवड़ियों को उपहार भी भेंट किए। हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कांवड़िये भी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कांवड़िये हमारी आस्था, श्रद्धा के प्रतीक हैं। हमारा प्रयास है कि सभी शिव भक्त कांवड़िये हरिद्वार से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरिद्वार में मौजूदगी के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक हेलीकॉप्टर ने कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती देखकर हर की पैड़ी पर मौजूद हजारों कांवड़ियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। पिछले सालों की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण प्रक्षालन किए है। ये रवायत अब इतनी मशहूर हो गई है कि कांवड़िया खुद हरिद्वार पहुंचकर उन्हें पता होता है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। सर, ये किस तरह से विचार आया मन में कि कांवड़ियों को इस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए? देखिए, ये कांवड़ यात्रा बहुत हमारी धार्मिक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, पौराणिक यात्रा है और इसका अपना बहुत महत्व है। शिव भक्त बहुत लंबी दूरी तय करके माँ गंगा का जल लेने आते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके आगमन के लिए होती हैं कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उनका स्वागत हो। और यहाँ पर हम पुष्प वर्षा भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, उनके पैर प्रक्षालन भी करते हैं। सभी प्रकार का एक कि उनका हर प्रकार से यहाँ पर स्वागत भी हो, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कांवड़ यात्रा सर हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार करके जा चुके हैं, जबकि अभी तो 2 चरण बाकी हैं। इसके क्या हो इस बार उम्मीद? नहीं, इस बार ऐतिहासिक होगी यात्रा और बहुत लोगों में जोश है, बहुत उत्साह है और सभी पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। ठीक, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यात्रियों के अनुभव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार जो है भरसक तौर पर प्रयास कर रही है। जी, न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की है। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद में ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच से ही दी जा रही भगवान शिव के भजन की प्रस्तुतियों के बीच में मुख्यमंत्री भी भजनों की धुन में मगन नजर आए। कांवड़ मेले के बीच में हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए हलाहल यानी कि विष पी लिया था और इसी तरह से कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। माँ गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। कांवड़ मेले में पंचक समाप्त होने के बाद में अब शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। एक दंपति शिव भक्त अपने बच्चों के साथ में कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को लेकर जा रहे हैं, जो कि सड़क पर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं।
उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो गए थे, तब भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो कावड़ में हरिद्वार से जल उठाएंगे। वहीं दंपति यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एक लड़का 3 महीने का, एक 7 महीने का है। मेरा बड़ा लड़का बीमार होने के कारण मैंने बोला था, जब अस्पताल में पैसे लग रहे थे, बाबा भोलेनाथ मगर मेरे बच्चे को ठीक कर दे तो मैं आपका जोड़ा पूरा करूँगा। तो मेरा बच्चा 15 दिन में ही ठीक हो गया था। बच्चे सही सलामत रह जाए, इनकी जोड़ा करने के लिए आए थे। क्या लड़का लड़की क्या है? दोनों बोले हैं। दोनों बोले। तो क्या लगा आपको कि छोटे बच्चों को जल लेके जाना चाहिए, अपने दूर से पैदल लेके जाना चाहिए? हाँ जी, मन्नत इससे कहते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। रुड़की में कांवड़ियों ने स्थानीय राहगीर से मारपीट की। कांवड़ियों का आरोप लगाया कि बाइक से उनकी कावड़ पर टक्कर मार दी गई और टक्कर के बाद ही कावड़ियों से विवाद हो गया और जिसके बाद में लाठी डंडों से बाइक सवार की पिटाई की गई। वहीं बाइक में भी कावड़ियों ने तोड़फोड़ की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून से एक फर्जी मौलाना मोहम्मद याकूब को गिरफ्तार किया गया, जो मदरसों के नाम पर चंदा उगाही करता था। मोहम्मद याकूब सहारनपुर के बिहारीगढ़ का रहने वाला है। वहीं उत्तराखंड में अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो लोगों को ठगने का काम करते थे। वहीं अभी भी कई ऐसे फर्जी बाबाओं की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव विवादों का दूसरा नाम बनकर रह गए हैं। शौचालय दूर होने और साथ ही दस्तावेज पर दस्तखत नहीं होने को आधार बनाकर 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और देहरादून की सड़क पर इस फैसले के बाद कांग्रेस का तीखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए अब शौचालय की दूरी भी परीक्षा बन चुकी है। टिहरी की प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनका शौचालय घर से 150 मीटर दूर था। यही नहीं, सीता देवी का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर सचिव की जगह किसी और अधिकारी के हस्ताक्षर थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ दोनों नामांकन को वैध करार दिया बल्कि आरओ को कड़ी फटकार भी लगाई। अब जबकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हाईकोर्ट के फैसले का कैसे पालन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इसमें उलझे हुए हैं। माननीय आयोग जैसे भी हमें निर्देश देंगे, क्योंकि प्रोसेस आयोग की अधिसूचना के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो जैसे जैसे हमें राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आते रहेंगे वैसे ही संबंधित आरोप को वो निर्देश निर्गत किए जाएंगे और वही आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो है आयोग स्तर पर इस पर अध्ययन और इस पे जो भी विधिक परामर्श है वो लेने के लिए पत्रावली संचालित कर दी गई है। निर्णय होते ही इस पे अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में फिर जो है आप सभी को अवगत कराया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पर पहले ही आरोप लगा रहा विपक्ष इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे गंभीर मामला बताया और खुद धरना देने राजभवन के बाहर पहुंचे। यहां पुलिस कर्मियों ने जबरन करण माहरा को हटा दिया। करण माहरा को उठाकर पुलिस की जीप में डाला गया और वहां से हटा दिया गया। करण माहरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित आरओ को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को उनके सरकार की बातें याद दिला रही है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से सरकार से मिला हुआ है, घुटने टेका हुआ है। रिटायरमेंट के बाद उसको इस पद पर बैठाया गया है और हाईकोर्ट ने उनके 6 तारीख की लिखी चिट्ठी पर जो टिप्पणी की है कि आरपीए का जो अम्ब्रेला एक्ट है, पंचायती राज एक्ट का धारा 9 का उपधारा 6 और 7 का खुला उल्लंघन है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस मनमानी से कांग्रेस ने 75 साल देश के अंदर रूल किया, ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त इन्होंने नियुक्त किए जो चुनाव आयुक्त इनके घरों में बैठ करके फैसले करते थे या उस पार्टी के नेता। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन नामांकन जैसे बुनियादी मामलों पर भी जब अदालत को दखल देना पड़े तो सवाल सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी उठते हैं।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। थ्री लेयर पंचायत राज व्यवस्था भले ही सबसे छोटी इकाई हो, बावजूद इसके पंचायतों से एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने सियासत में हर वो मुकाम हासिल किया है जिसकी चाहत हर नेता को रहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। पंचायती सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार रात दिन एक किए हुए हैं। राजनीति की पाठशाला कही जाने वाली पंचायतों का सियासत में खास महत्व है। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पंचायत चुनावों से ही अपना सियासी सफर शुरू किया है। सल्ट के ब्लॉक प्रमुख से राजनीति का सफर शुरू करने वाले रावत केंद्र में मंत्री तो बने ही, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हरीश रावत की तर्ज पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का सफर भी जिला पंचायत सदस्य बतौर शुरू हुआ था। पंचायत से सियासी सफर शुरू करने वाले टम्टा विधायक, मंत्री, सांसद बनने के साथ ही 2 बार केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। पंचायत का से निकला हुआ, पाठशाला से निकला हुआ जनप्रतिनिधि वो संसद में जाए या विधानसभाओं में जाए, वो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके सरकारों के अंदर बना सकता है और स्वयं मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। रावत और टम्टा के तर्ज पर ही महेंद्र सिंह महारा भी उत्तराखंड में मंत्री के साथ भी सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी पंचायतों से निकलकर सूबे की सरकार तक पहुंचे हैं। विधायकों में भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सियासत की ABCD पंचायतों से ही सीखी। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर, धारचूला के हरीश धामी और लोहाघाट के खुशहाल अधिकारी और जागेश्वर के मोहन सिंह महारा ने भी पंचायतों से राजनीति का आगाज किया था। मैं इन्हीं पंचायतों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 2 बार लमड़ा ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और तीसरी बार से पहले ही मुझे मेरी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया था और मैं कई बार जीता हूँ, आज आपके सामने हूँ। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व है। पंचायत चुनाव राजनीति की वो पाठशाला है जहां से सियासी ताने बाने की समझ पैदा होती है। यही नहीं, जमीनी हकीकत से भी यही चुनाव रूबरू कराता है। यही वजह है कि यहां से निकले नेताओं ने बड़ी बड़ी सियासी पारियां खेली हैं। ऐसे में तय है कि हो रहे पंचायत चुनावों से भी कई नेता ऐसे निकलेंगे जो आने वाले दौर में सूबे के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी दस्तक देंगे। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जो लोग गरीबी को अपनी पढ़ाई के आगे बाधा मानते हैं, उनके लिए रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के युवक अतुल एक आदर्श हो सकते हैं। अतुल का चयन IIT मद्रास में हुआ है, जहां पर वो अब MSc गणित की पढ़ाई करेंगे। लेकिन अतुल के लिए IIT मद्रास तक का सफर आसान नहीं था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अतुल ने 14 साल की उम्र में मजदूरी की और फिर बाद में घर से केदारनाथ के लिए निकल गए, जहां वो घोड़े खच्चर का संचालन करने लगे। उनकी मजदूरी से मिले पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखी और अतुल ने 10वीं में 16वीं रैंक हासिल की, जबकि इंटरमीडिएट में 21वीं रैंक मिली। फिर श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय से BSc की पढ़ाई की और अब आगे की पढ़ाई को मद्रास IIT से वो करेंगे। ऊपर 16 किलोमीटर ऊपर 16 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। और ऐसा है कि मतलब अगर चल रहे हैं तो अभी अगर आप थके भी हैं तो अगले दिन आपको उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम है। किसी ने पेंसिल कलम से ऐसे करके उसको आगे बढ़ाया है और मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ, माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए, केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, और उसके साथ भी महाकाली और केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। हमारा आशीर्वाद तो है ये। धन्यवाद। अगर आप भी एक्सपायर्ड दवाइयों को इधर उधर फेंक देते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। बिना इस्तेमाल की दवाओं के लिए सरकार अब स्पेशल साइट्स बनाने जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी बीमारी में एक गोली जहां इंसानी जिंदगी बचा सकती है, वहीं एक्सपायर होने के बाद ये उतनी ही खतरनाक हो जाती है। ये दवाएं न सिर्फ इंसानों के लिए खतरा हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं।
ऐसे में उत्तराखंड सरकार घरों में अनयूज्ड दवाओं, फार्मा कंपनी और हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट पर नए सिरे से काम करने जा रही है। सरकार राज्य में 4 ड्रग टेक बैक साइट्स तैयार करने जा रही है, जिसके लिए FDA ने कमेटी बना दी है, जिनमें अनयूज्ड, एक्सपायर्ड या खराब हो चुकी दवाएं जमा की जाएंगी। इसमें मेडिकल एसोसिएशन को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही घरों में जो भी दवा खराब हो जाती है उसे लोग डस्टबिन में ना फेंकें, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। कमेटी हमने बुलाया बनाने के लिए, जिसमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट क्योंकि इसको देख रहा है, ड्रग डिपार्टमेंट भी, आम जनता से भी हमने कहा है कि आप लोगों के पास जो दवाइयाँ इस तरह से होती हैं उनको आप इकट्ठा करके और एक पर्टिकुलर स्थान, जैसे हमने कुछ लोगों को जैसे इसमें बुलाया था अपने मेडिकल स्टोर्स को या कुछ मैन्युफैक्चरर को, कि इकट्ठा करके उसको डिस्ट्रॉय करें अपने स्तर पे। तो इसकी दवाइयों को कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय को पहल करनी चाहिए। और सेकेंड, जो ये दवाइयाँ होती है, सैंपल की दवाइयाँ, इसको भी गरीब लोगों तक पहुँचाने में एक संस्था को आगे आना चाहिए, किसी संस्था को। दवाओं को लेकर ये प्लान सफल होता है तो एक बड़ी पहल होगी, क्योंकि जाने अनजाने लोग उन दवाओं को ठीक से डिस्पोज नहीं कर पाते जो ओवरडेटेड हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुड़की के झबरेड़ा में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार किया गया है। अब आपको पहाड़ टॉप 10 दिखाते हैं। रुड़की के झबरेड़ा में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार किया गया, जो नाम बदलकर भीख मांग रहा था। ऋषिकेश में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से असला भी बरामद की गई। उत्तरकाशी के चुनियाली सौंड में एक डंपर हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मॉनसून सीजन में पंचायत चुनाव होना हर किसी के लिए चुनौती बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते विकासनगर में प्रत्याशी और कार्यकर्ता वोटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रामनगर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर अलग अलग घटनाओं में गंगा में डूब रहे 4 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। रुद्रप्रयाग के स्यामार गांव में अराजक तत्वों ने जमकर बवाल किया। स्थानीय लोगों की 2 व्हीलर गाड़ियों को भी तोड़ा। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग अब अंतिम दौर में है। उत्तरकाशी के घरसाली में समेश्वर मेला धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने सुख शांति की कामना की। नैनीताल में सफाई का जिम्मा अब जिला प्रशासन ने खुद उठाया है। पालिका के सहयोग से 15 वार्डों में अभियान के तौर पर सफाई की मुहिम चलाई गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को जारी हुई 2024-25 के स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में इस बार भी उत्तराखंड कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। जनसंख्या और सफाई के अलग अलग कैटेगरी में टॉप करने वाले शहरों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिया, सम्मानित किया, तो उत्तराखंड के बड़े शहर नेशनल रैंकिंग में अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। रैंकिंग के मामले में अल्मोड़ा सबसे फिसड्डी साबित हुआ। साफ सफाई के पैरामीटर पर अल्मोड़ा की 907वीं रैंक आई है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार 363वें स्थान पर ही रहा, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रमुख शहर कोटद्वार 232वें रैंक पर जाकर रुक गया। और उत्तराखंड की एकमात्र स्मार्ट सिटी देहरादून नेशनल रैंकिंग में फिर पीछे खिसक गई है और तमाम कोशिशों के बाद में भी देहरादून 62वें स्थान पर आ गया। और देहरादून को लेकर तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर ऐसा कुछ कमाल हुआ नहीं दिखाई दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का रिजल्ट आ चुका है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून इस रैंकिंग में 62वें नंबर पे आया है। भले ही नगर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा हो, क्योंकि पिछले बीते साल की तुलना इस साल बताया जा रहा है कि 6 अंक निगम को अच्छे मिले हैं, लेकिन हालात अभी भी जमीनी पे आप देख सकते हैं। मैं भी देहरादून की मुख्य सड़क पे हूं और मेरे पीछे ये कूड़े का ये तमाम
देख सकते हैं। ये सब एक उदाहरण है। देहरादून की तमाम जो बड़ी सड़क हैं, बड़ी जो कॉलोनी है, उनके बाहर इस तरीके का कूड़े का ढेर आपको मिल जाएगा। भले ही नगर निगम अपने इस सर्वेक्षण के बाद अपना पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन जानकार जो बता रहे हैं उनके हिसाब से नगर निगम पिछड़ा है, क्योंकि जहां पिछले साल 450 से अधिक जो शहर इस सर्वेक्षण में भाग ले रहे थे, वहां इस समय करीब 100 से 200 के बीच ही शहर हैं जो इस समय जिन्होंने इस समय भाग लिया है। यानी कि निगम भले ही पीड़ थपथपा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत भी हमने आपको दिखाई और कई कुछ अभी इस सर्वेक्षण के पीछे छुपा है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड के शहरों के प्रदर्शन पर सोशल एक्टिविस्ट का मानना है कि उत्तराखंड राज्य के स्तर पर प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पिछले कई सालों से उत्तराखंड के शहरों की रैंकिंग कुछ खास नहीं कर पाई। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटन प्रदेश के लिए राज्य में कचरा होना एक बड़ी समस्या है। राज्य के स्तर पर भी जो प्रदर्शन हमारा रहा है वो बेहद पिछले कई वर्षों से यही परिपाटी जो है वो दोहराई जा रही है। प्रदर्शन बेहद लचर रहा है। ये बड़ा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश में 8-10 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक भी आते हैं। एक पर्यटन प्रदेश के लिए इस किस्म का कचरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम, चिंता भी है और ये प्रॉब्लम भी है। जोशीमठ, भू धसाव जैसे हालात उत्तराखंड के किसी और शहर में ना हो, इसके लिए सरकार अब पहाड़ के बड़े शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन कराने की तैयारी कर रही है, जिससे पता चलेगा कि शहर की मिट्टी और चट्टानें कितना भार सहने के लिए सक्षम है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है सीमांत चमोली जिले का जोशीमठ शहर, वो पहाड़ी शहर जिसने आंखें खोल दी, सवाल खड़े कर दिए कि हमारी धरती आखिर कितना बोझ उठा सकती है। जनवरी 2023 में जब इस खूबसूरत शहर ने धंसना शुरू किया तो ये सवाल हर किसी की जुबान पर थे। जोशीमठ अकेला ऐसा शहर नहीं है, राज्य के अन्य शहर भी कमोबेश इसी तरह के ओवरलोड की स्थिति में है। इसके लिए अब शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जा रहा है और साइंटिस्टों की एक टीम इन दिनों नैनीताल की जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल स्टडी कर रही है, जिससे नैनीताल में धरती के अंदर मिट्टी और चट्टानों की क्या स्थिति है, उसकी आंतरिक संरचना का साफ पता चल सकेगा। सॉइल का नेचर है, रॉक कैसा है, धरती के अंदर सब सरफेस में क्या स्टडी है, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सोच के हमने एक जियो इन्वेस्टिगेशन प्लान किया है। वो सारे मेजर टाउनशिप में कराएंगे। तो हमने अभी नैनीताल में ये काम स्टार्ट कर दिया है एज ए मॉडल स्टडी। लेट्स सी दैट हाउ मच व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट वी गेट। इस सर्वे के जरिए शहर की भूस्खलन, भू धसाव जैसी घटनाओं का वैज्ञानिक आकलन होगा ही, साथ ही शहर की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अनुमान लग सकेगा। अगर नैनीताल की स्टडी सफल रहती है तो देहरादून, मसूरी, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा जैसे अन्य पहाड़ी शहरों में भी ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। नैनीताल और कुछ शहरों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं और उसको देखते हुए जियो इन्वेस्टिगेशन हम लोग नैनीताल में करा रहे हैं एक पायलट स्टडी के रूप में, और फिर उसके बाद हम उसको डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद देखेंगे कि क्या कारण इसके हैं। जोशीमठ में जो हुआ वो सिर्फ भूगर्भीय हलचल नहीं थी, बल्कि मानवीय चूक भी थी। अब सवाल ये नहीं कि कितना निर्माण किया जा सकता है, बल्कि ये है कि कितना निर्माण सुरक्षित है। बेयरिंग कैपेसिटी स्टडी में हमें शहरों की रियल लिमिट का अनुमान लग सकेगा और भविष्य की योजनाएं इसी को बेस पॉइंट मानकर तय हो सकेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।